हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। मींस विज्ञान की दुनिया में जो खोज और जांच है उसका पता लगाना। ओके, सो डियर यंग साइंटिस्ट, वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। दीज आर नॉट meant for any exam. They are unique invitations to spark your curiosity to explore the world of science. Means हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पर आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो कि किसी एग्जाम के लिए नहीं बनाए गए हैं, पर वो कैसे हैं, अनोखे इनविटेशन है आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए, ताकि आप विज्ञान की दुनिया का पता लगा सकें। और ये क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट है, वाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर। कि पूरी जो हम पूरियां घर में खाते हैं आलू के साथ, चने के साथ, है ना, या फिर हलवे के साथ, तो उन पूरी जो है उनकी एक साइड थिन होती है, पतली क्यों होती है दूसरी साइड से, ठीक है। या फिर क्वेश्चन है, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। मतलब जितने भी दुनिया में समुद्र तट हैं या फिर जो रेगिस्तान है, उनमें रेत के कणों की संख्या ज्यादा होगी, या फिर जो हमारी आकाश गंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, जिसका नाम मिल्की वे होता है बच्चों, उसमें जो तारे हैं उनका नंबर ज्यादा है। ओके, तो सिक्स क्लास से ही, राइट फ्रॉम ग्रेड 6, हमने क्या ऑब्जर्व किया है, द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अपने आसपास अविश्वसनीय विविधता, किसकी, पौधों की और जीव जंतुओं की। तो अलग अलग शेप होती है पत्तों की, ठीक है, डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव से लेके बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में आपने स्टडी किया होगा। तो वाई नेचर हैज क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी। तो प्रकृति को क्या जरूरत पड़ी इतने टाइप्स की वैरायटी बनाने के लिए, ठीक है। इज देयर एनी सच क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में कोई भी इस तरह से क्वेश्चन है जो आपको क्यूरियस बनाता है, उत्सुक बनाता है वर्ल्ड के लिए, तो यू कैन राइट दैट क्वेश्चन हेयर। आपको स्पेस भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 में है, आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। इसका मतलब है 6-7 की साइंस की बुक आपकी अपडेटेड हो चुकी है अंडर द नेम क्यूरियोसिटी। तो अब 8th क्लास में भी आपको नई बुक क्यूरियोसिटी आ चुकी है। क्लियर? तो वी होप यू ब्रिंग अलोन द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज गाइडेड अस सो फॉर। तो जो ऑथर है, जो बुक के राइटर हैं, वो कहते हैं कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने साथ, अब यहाँ पे स्पिरिट का मतलब होगा मूड, ठीक है, जो आपका साहसिक मूड है और जो खोजने का वाला मूड है, उसको आप साथ में लेकर आए हैं, जो आपने अब तक 6th और 7th में फॉलो किया है, ठीक है। इन ग्रेड 6 क्लास में हमने डिस्कवर किया था कि साइंस जो है वो कैसे, वंडर मतलब हैरानी के साथ शुरू होती है, और सिंपल से पूछते हैं हम कि वाई, ऐसा क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चंस आते हैं किसके लिए, जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है, संसार है, ठीक है। ग्रेड 7 में हमने क्या सीखा बच्चों, वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। इसका मतलब है कि जो विज्ञान है वो लगातार उभर रहा है। कैसे? जैसे ही हम एक क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नए क्वेश्चन और आ जाते हैं। ओके, एंड हाउ आर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। और जैसे ही हम और किसी चीज को गहन तरीके से, गहरे तरीके से खोज करते हैं, तो उससे हमारे जो आइडियाज हैं वो चिढ़ जाते हैं, मतलब हमें और नॉलेज मिल जाता है। ओके, नाउ इन ग्रेड 8, अब 8th क्लास में हम अगला स्टेप लेंगे, और वो स्टेप क्या है बच्चों, विज्ञान की जो खोज की दुनिया है उसमें हम एंट्री लेंगे, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन, जहाँ पे हैरानी और जो हमारा इवोल्यूशन है, जो साइंस चेंज हो रही है, वो साथ में आएंगे। क्यों? क्या पता करने के लिए कि हाउ साइंस वर्क्स, जो विज्ञान है वो काम कैसे करता है। ओके, ये वाला भी क्लियर पैराग्राफ। देन कम टू द नेक्स्ट, we don't want you to just learn new facts, we want you to learn how to find new facts। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ जो तथ्य हैं उनको याद करो, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि हाउ टू फाइंड, आप नए तथ्यों को कैसे खोजेंगे। ओके, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। जो विज्ञान है उसमें इन्वेस्टिगेशन का मतलब किसी चीज को सिर्फ देखना या उससे जुड़े हुए सिंपल क्वेश्चन पूछना नहीं है। अब आप नो यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन। अब आप ज्यादा केंद्रित प्रश्न पूछ सकते हैं, एंड और क्या बना सकते हैं बच्चों, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं,
उन क्वेश्चंस का आंसर पता करने के लिए जो आपको नहीं पता है और अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज कर सकते हैं अपनी समझ को इम्प्रूव करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज starting point to try to observe carefully, experiment thoughtfully and explain clearly what we see। मतलब धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कैसे जो है प्रश्नों को हम एक शुरुआती पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं, चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए, सोच समझकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और ये बिल्कुल स्पष्ट बताने के लिए कि हमने क्या देखा। ठीक है, और इन डूइंग सो इस ये सब करते हुए आप सिर्फ लर्नर नहीं होंगे, आप सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होंगे, आप क्या होंगे, आप इन्वेस्टिगेटर होंगे, खोजक होंगे, यंग जो है साइंटिस्ट होंगे, वैज्ञानिक होंगे, एक्सप्लोरिंग किसको एक्सप्लोर करेंगे, जो रियल वर्ल्ड के पजल्स को, जो हमारी दुनिया के असली दुनिया के पजल्स हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकते हैं बच्चों, हमारी एवरीडे लाइफ, जो हमारी दैनिक लाइफ है ना, दिनचर्या है। जैसे आटा है, डो होता है आटा, उसको गूंथ के उसको लगा के आप थोड़ी देर रख दोगे ना, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ उसमें ऐड नहीं करोगे तो वो अपने आप थोड़ी देर बाद फूल जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर जो मिस्ट्रीज हैं अर्थ की, जो अनसुलझे रहस्य हैं अर्थ के, ठीक है, जहां से जैसे कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो डे बाय डे गर्म होती जा रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, एज एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक के हर पेज को टर्न करोगे ना, तो आपको क्या होगा, आपको डिजाइन, अलग अलग टाइप के डिजाइन उस बुक के पेज पे दिखाई देंगे। ओके, तो कैसे, ऑन द लेफ्ट हैंड, जैसे आप अपनी बुक को पकड़ोगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड वाली साइड होगी उसके बॉटम पे बच्चों आपको रूट की इमेज दिखेगी। जैसे यहाँ पे ये रूट की इमेज बनी हुई है ना, ये देखो, इट इज द इमेज ऑफ रूट। ठीक है, तो जो रूट है वो आपको क्या बता रही है, वो सिंबलाइज कर रही है डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज को। जो आपका नॉलेज है, जो आपकी जानकारी है, उसकी नींव जो है, नींव होता है बेस। ठीक है, वो सॉलिड होनी चाहिए ताकि हम किससे कनेक्टेड रहें, अपने पर्यावरण से, अपने रीति रिवाजों से, अपनी संस्कृति से और जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, नेचुरल हेरिटेज, उसके साथ। ठीक है, और राइट हैंड साइड के पेज के टॉप पे आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको एक काइट दिखेगी बच्चों, जो आसमान में ऊंची उड़ान भरती है, काइट दिखेगी। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि राइट के टॉप पे यू विल फाइंड अ काइट, जो कि आकाश में ऊंची उड़ान भरती है, और वो हमें क्या याद दिलाएगी, क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। अगर कोई चीज का हमें नहीं पता है और हमें उसे खोजना है, तो हमारी जो उत्सुकता है वो ऊंची उड़ान उसको भरनी पड़ेगी। ठीक है, टुगेदर ये जो टू सिंबल्स हैं, जो जड़ है, रूट है, और जो काइट पतंग का सिंबल है, वो क्या कर रही है, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड। वो आपको ये बता रही है कि आपको रियल ऑब्जर्वेशन के साथ जो है वो ग्राउंड पे रहना है, पर जो आपके आइडियाज होंगे उनको आपको बिल्कुल फ्री छोड़ना है, ताकि वो अलग अलग दूर के हॉरिजन, हॉरिजन होता है क्षितिज, ठीक है, दूर तक वो आइडियाज आपके जाएं। ओके, रिमेंबर आपको ये भी याद रखना है कि इन्वेस्टिगेशन इन साइंस, इन्वेस्टिगेशन जो है, खोज है विज्ञान की, वो तभी अच्छे से काम करती है बच्चों जब एक बैलेंस बनाकर आप चलेंगे, सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जो आपने ध्यानपूर्वक चीजों को ऑब्जर्व किया होगा उनका सॉलिड सॉलिड ग्राउंड, प्लस जो आपकी थिंकिंग है, जो रचनात्मक आपकी सोच है, उसको आपने बिल्कुल फ्री छोड़ना है। मतलब यू शुड बी फ्री टू थिंक एनीथिंग, कोई भी टाइप में पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सो यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन द लाइंस एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो बॉटम पे ही नहीं, आपको ये लाइनों का पैटर्न जो होगा वो टॉप पे भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, ये भी किसी न किसी साइंटिफिक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। बट यू नीड नॉट टू वरी, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपका पेज जो है वो आपको कम बोरिंग लगे। ओके, फिर अब क्या करना है हमने, लेट्स नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर। मतलब इस साल जो हम पूरी बुक में जर्नी करेंगे, अलग अलग स्टॉप्स पे रुकेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, एंड सी वेयर आर क्यूरियोसिटी, और ये भी देखेंगे कि जो हमारी उत्सुकता है, जिसकी जड़ें स्ट्रांग है और आइडियाज हमारे बिल्कुल फ्रीली हैं मूव के लिए, तो वो हमें कहाँ लेकर जाते हैं। ओके, सो आ जाइए पेज नंबर 3 पे, जहाँ पे पिक्चर्स भी बनी है बच्चों। ये देखो, एक डॉक्टर है, वो बच्चे को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, हीटर है, प्रेस है, ठीक है, मतलब साइंस की यूज है हमारी लाइफ में। ओके,
So this year, our investigative adventure will take us on a journey from tiny microbes we can't see to planet-wise challenges we can't ignore. मतलब इस साल हम हमारी जो खोज का एडवेंचर है ना, वो हम एक ऐसी यात्रा पे ले जाएगा जहाँ पे हम छोटे-छोटे माइक्रोब जिनको हम नहीं देख सकते, उनसे लेके क्या स्टडी करेंगे, जो हमारे ग्रह, जो अर्थ है हमारी, ठीक है? उसके वो फेस कर रही है उन चैलेंजेस को जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज़ स्मॉल एज़ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? छोटे से छोटी चीज को देखना जो कि एक पानी की सिंगल ड्रॉप हो सकती है और अनकवर करना, पर्दा हटाना किससे? जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है उनके वर्ल्ड से, जो हमें नहीं दिखते बच्चों, लेकिन हमारे साथ उनका गहरा रिश्ता है। उनमें से कुछ जो है वो हमारे अदृश्य सहायक होते हैं, कुछ जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, कुछ दवाइयाँ बनाते हैं और कुछ जो है वो नुकसान भी कर सकते हैं और इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे फ्लू हो रहा है आजकल बच्चों को, जुकाम, सर्दी, वो क्या होता है? वायरस से होता है, ठीक है? और ये इनविजिबल है, हमें नहीं दिखते। तो व्हाट डज़ आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी? हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या-क्या चाहिए? कैसे हम फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ? ओके, हम ये भी पता लगाएँगे कि खाना जो है, न्यूट्रिशियस फूड, जो हेल्दी फूड है, एक्सरसाइज़ है, दवाइयाँ हैं और जो वैक्सीन है, जो कि बच्चा भी लगवा रहा है डॉक्टर से, वो हेल्प करते हैं हमें हेल्दी रहने में और इन्फेक्शन से लड़ने में, ठीक है? बट दैट्स जस्ट द बिगिनिंग, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। आजकल का जो वर्ल्ड है, दुनिया है आजकल की, उसमें जो विज्ञान है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी ज़िंदगी को और बेटर बनाने के लिए, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका एग्ज़ाम्पल है, वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज़। हम जो बिजली का करंट है उसको अलग-अलग टाइप से यूज़ करते हैं ताकि हमारी लाइफ आसान बन सके। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है उस पे हम डिपेंड करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, और जो उसी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको यूज किया जाता है मोटर्स को और मशीन को रन करने में, उनको फंक्शन करने में, ठीक है? सो दिस फिनोमिनन डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। तो ये जो बेटा फिनोमिनन है, ये जो प्रक्रिया है, ये डिपेंड करती है बेसिक फोर्सेस पे, ठीक है? तो बिजली काम कैसे करती है उसको देखने के बाद हम कहाँ मूव करेंगे? स्टडी ऑफ दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस की स्टडी पे। और स्टार्ट किससे करेंगे कि कैसे जो ऑब्जेक्ट है उनकी स्पीड बढ़ती है, कम होती है या फिर उनकी डायरेक्शन बदलती है, ओके? अंडरस्टैंडिंग फोर्स हेल्प helps explain why a ball thrown up in the air falls back to the ground और why a car stops when the brakes are applied। जब हम फोर्स को समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि जिस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका वो वापस नीचे क्यों आई। वो इसलिए आती है क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है? और क्यों जो कार है वो स्टॉप हो जाती है जब उस पर ब्रेक लगाते हैं। तो दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। इससे हमें प्रेशर का आइडिया मिल जाएगा बच्चों। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे कैसे लगती है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला ही क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कितनी फोर्स पर एरिया पे लगी, ठीक है? और द सेम कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। और आप बच्चे जान के हैरान हो जाओगे कि जो प्रेशर और फोर्स का रिश्ता है ये डिसाइड करता है कि हवा कैसे मूव करेगी। अगर प्रेशर कम होता है ना तो जेंटल ब्रीज, ठीक है, जो सॉफ्ट ब्रीज है, जो बिल्कुल नॉर्मल ब्रीज है वो चलती है। जबकि अगर प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज आंधियां आएंगी और सम टाइम जो है वो चक्रवाती तूफान, जिनको साइक्लोन्स बोलते हैं, वो भी आते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, लोग फटाफट अपने घर की तरफ भाग रहे हैं और ये वो है सी समुद्र का तट है, ठीक है? और यहाँ पे तूफान जो है, साइक्लोन, वो आने वाला है। क्लियर हो गया? और ये बच्ची वो है जो बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रही है, ठीक है? सो नेक्स्ट पेज पे आइए अब। इस पेज पे आपको स्टडी करने को मिलेगा। सो दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स। ये जो फोर्सेस हैं, सोचो ये मौसम में जो चेंजेस हो रहे हैं, तूफान आ रहे हैं या फिर चक्रवाती तूफान आ रहे हैं, उससे रिलेटेड है, जो हमारी डेली लाइफ को, एग्रीकल्चर को और हमारी सेफ्टी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है? सो टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन exert pressure or why water boils at certain temperature,
We need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made up of and how they move around. तो बच्चों, अगर हमें ये समझना है कि हवा जो है वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है या पानी जो है वो एक निश्चित तापमान पे ही क्यों गर्म होता है, तो हमें ना ये समझना पड़ेगा कि ये जो हवा पानी है ये बना किससे है, इसके पार्टिकल का नेचर कैसे है। जैसे ही बड़ा प्यारा सा डायग्राम है, सॉलिड स्टेट है ये, ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट है तरल अवस्था, और ये गैसियस स्टेट है, गैस की फॉर्म। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप देखो तो वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, उनको हिलने को भी जगह नहीं है, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या है, थोड़ा बहुत स्पेस है तो वो मूव कर सकते हैं, और गैस के केस में तो वो बिल्कुल फ्री मूव करते हैं। ओके, सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हमारे आसपास की कोई भी चीज है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है बच्चों। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के केस में बिल्कुल ही नहीं मूव कर पाते, जैसे हमने अभी देखा। लिक्विड के केस में थोड़े बहुत करते हैं और गैस के केस में वो फ्रीली मूव करते हैं। ओके, सो क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस, क्लासिफिकेशन साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई मटीरियल्स अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स। किस किस में क्लासिफाई कर सकते हैं हम हमारे आसपास के मटेरियल्स को? एलिमेंट्स में, जो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, जैसे, और कंपाउंड्स को जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, या फिर मिक्सचर, जो कि ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन। ओके, वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, अगर एक बार हमें ये समझ जाए कि पार्टिकल्स कैसे कंबाइन या मिक्स करते हैं, तो फिर हम सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि शुगर जो है वो चाय में घुल के उसको मिठास देती है। ओके, सो उसके बाद, वैसे यहाँ पे ये अंकुरित चने और मूंग है, तो ये इनका यहाँ पे एक मिक्सचर है, ठीक है। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स, फिर जो पार्टिकल्स एंड मिक्सचर हैं, जो आपके मिश्रण है और कण है, उनकी दुनिया से हम कहाँ चलेंगे, उस फिर लाइट की तरफ को, प्रकाश की तरफ को। जो हम क्या स्टडी करेंगे, जिसमें कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं फ्लैट एंड कर्व मिरर से। साथ में जब वो लेंस के थ्रू पास करती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं। और इस तरह से अगर हम सीखेंगे तो हमें बहुत सारे अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स की वर्किंग समझ आ जाएगी, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट, जो लाइट का मुड़ना है वो हमें एक्सप्लेन करेगा कि जब हम इमेज देखते हैं एक चमकती हुई मेटल स्पून पे, हमें स्पून में अपना चेहरा साफ दिखता है ना, तो ऐसा क्यों होता है, या फिर जो ग्लास है वो कैसे हेल्प करते हैं हमें सब कुछ साफ साफ देखने में। ओके, तो ये लाइट से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? इट इज नॉट सिर्फ इसमें ये बताया बच्चों कि सिर्फ पॉलिश्ड मिरर है वही लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि रफ सरफेस जो है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो डज द मून, जैसे कि चांद भी। ओके, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन, अ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट। अगर आप नोटिस करोगे तो डेली हर रात को चांद की जो है वो अलग अलग पोजीशन होती है, उसकी लाइट की चमक अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है अर्थ की पोजीशन, मून की पोजीशन और सन की पोजीशन कैसे है। ओके, और इसी की वजह से जो चांद के अलग अलग फेज आते हैं ना बच्चों, जो हम आसमान में देखते हैं, ठीक है, वो हमें विजिबल होते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद है watching the periodic cycle of moon phases along human to come allowed human to come up with first calendars। जो फर्स्ट कैलेंडर आए थे ना, जिनमें टाइम का, दिनों का हिसाब लगाते थे लोग, तो वो चांद के फेज को देखकर ही उन्होंने इन्वेंट किए थे, ठीक है। तो बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सनराइज, सूर्य कब उदय होता है, कब अस्त होता है, और चंद्र जो चक्र है वो कैसे चलता है, तो अलग अलग टाइप के कैलेंडर जो है, चाहे चाइना का है चाहे इंडिया का है, वो डेवलप हुए थे, डिस्कवर हुए थे। तो क्या ये एक आश्चर्य करने वाली और हैरानी वाली बात नहीं है कि हमारे कैलेंडर, जो कि हमारी रूटीन को अर्थ पे है, उसको डिफाइन करते हैं, और वो किससे जुड़े हैं, उन चीजों की मूवमेंट के साथ, मोशन के साथ, जो धरती से इतने दूर है, ठीक है। कैलेंडर तो हम धरती पे फॉलो कर रहे हैं, और जो कैलेंडर है वो किसको देखकर बनते हैं, उन चीजों की मूवमेंट्स को जो हमसे कितने कितने किलोमीटर दूर है, जैसे सन है या फिर मून है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज 5। इसमें है, but it's not just calendars or the movements of sun and moon that are linked। पर सिर्फ कैलेंडर की और जो सूर्य चंद्रमा की मूवमेंट है वही आपस में जुड़ी हुई नहीं है बच्चों। जो अर्थ है हमारी, उसमें एक अद्वितीय, अद्वितीय जो कहीं और नहीं होता,
एक अद्वितीय मार्वेलस और एक कम्प्लेक्स पैटर्न है रिश्तों का किसके बीच में, लिविंग है और उनका एनवायरनमेंट। ठीक है, हर लिविंग बीइंग जो है चाहे वो छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा हो, जैसे छोटा इंसेक्ट हो सकता है या फिर वेल हो सकती है जो बहुत बड़ी होती है, या फिर ग्लास के एक तिनके से लेके जो घास का एक तिनका है उससे लेके टॉल ट्री है, सब जो है वो डिपेंड करते हैं, साथ में रिस्पॉन्ड भी करते हैं किसको, हवा को, पानी को, सूरज को और अदर ऑर्गेनिजम्स को जो उनके आसपास रहते हैं, और सब कुछ मिलके जो बनाते हैं वो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लिविंग भी आते हैं और नॉन लिविंग भी आते हैं, दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लेनेट, जो हमारी धरती पे लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये आपकी कैलेंडर का पिक्चर है जो बनाते थे हमारे पुराने लोग, किसके देख के, सूर्य और चांद की मूवमेंट को देख के। ओके, तो उसके बाद फिर इन द फाइनल चैप्टर हम यही स्टडी कर रहे हैं ना कि इस बुक में हम क्या-क्या स्टडी करेंगे, है ना? तो जो इस बुक का फाइनल चैप्टर होगा बच्चों, वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर, जो लिविंग और नॉन लिविंग का रिश्ता है उसको हम इकट्ठे स्टडी करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ, कि अर्थ ही क्यों है वो जीने के लिए सबसे बढ़िया चॉइस है, एंड टू रिकॉग्नाइज, और साथ में जो अर्जेंट, ठीक है, मतलब जो बहुत ही तत्कालीन है, ज़रूरी चैलेंजेस हैं जो हमारा प्लेनेट, हमारा ग्रह जो है अर्थ वो अभी फेस कर रहा है। ओके? फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो धरती है वो सूरज से एक परफेक्ट डिस्टेंस पे है। ठीक है, जहाँ पे वाटर जो है वो आइस में नहीं बदलता, ना वो भाप में बदलता है, वो लिक्विड में है जो हमें चाहिए जीने के लिए। ठीक है, एंड इट हैज एन एटमॉस्फेयर, और इसका ऐसा पर्यावरण है जो हमें ऑक्सीजन देता है जिसको हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं, साथ ही में शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, जो पराबैंगनी खतरनाक किरणें हैं सूर्य से आने वाली, उससे भी हमें अर्थ का एटमॉस्फेयर बचाता है। बट जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं बच्चों, उन्होंने क्या किया है, स्मॉल चेंज, एक्चुअली में ये स्मॉल नहीं, ये बिग चेंज होना चाहिए, बहुत बड़ा चेंज टेम्परेचर में कर चुके हैं हम लोग अपनी एक्टिविटीज से अर्थ के ऊपर। ठीक है, और उससे जो क्लाइमेटिक पैटर्न है, जो मौसम के पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, और डेंजरस कंसिक्वेंसेस, और डेंजरस कंसिक्वेंसेस हमने अभी जस्ट उत्तराखंड की धराली में देखा, जिस तरह से वहां पे बादल फटा और कितना नुकसान हुआ। ठीक है, तो वो सारे जो कंसिक्वेंसेस है, परिणाम है बच्चों, वो ह्यूमन एक्टिविटीज का ही रिजल्ट है जो हम कुदरत से छेड़खानी कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद आपको पिक्चर में दो, बुक में दो पिक्चर दिखेंगी, ये वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम है, पानी वाला इकोसिस्टम है, और ये वाला टेरेस्ट्रियल जो लैंड के ऊपर है इकोसिस्टम, उसका पिक्चर है। ओके, फिर आते हैं, एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सोल्यूशन इज अस, प्रॉब्लम भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी हम ही है। ठीक है, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ ही में हम ही हैं जो कर सकते हैं और जिन्हें करना भी चाहिए साइंस का यूज इन सब चेंजेस को समझने के लिए और अपने एक्शंस को सुधारने के लिए। ओके, द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडिल स्टेज, जो हमने अपनी अभी तक मिडिल स्टेज में साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो किया है ना, ऑब्जर्व करना, फिर मेजर करना, फिर एक्सपेरिमेंट करना, विल बी द की, वही हमें हेल्प करेंगे हमारे जो नाजुक बैलेंस है धरती पर जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है उसको बचाने के लिए भी। ठीक है, द चैलेंजेस अहेड, जो आगे आने वाले चैलेंज है वो आसान नहीं होंगे, पर हमें उम्मीद है कि आप में से कुछ जो है उन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करोगे और ट्राई भी करोगे, तो कुछ ही क्यों, सब बच्चों को कुछ ना कुछ अपने नेचर के लिए जरूर करना चाहिए। ठीक है, सो चलते हैं अब इस चैप्टर के क्लोजिंग की तरफ को, जो कि है लास्ट, सेकंड लास्ट पेज, जहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा ना बच्चों, कि पूरी की जो एक साइड है वो थिन क्यों होती है दूसरी साइड से, उसको हमने डिटेल में स्टडी करना है जस्ट एज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह। ठीक है, तो इसमें है, फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर, आपको याद क्या रखना है कि साइंस हर जगह है। उसके लिए आपको, मतलब अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको सिर्फ एक परफेक्ट लैब नहीं चाहिए, आप अपने घर की किचन से भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो एक वंडरफुल प्लेस है जहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, आपको चाहिए क्या, यू हैव टू स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी, आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आप क्वेश्चन पूछने लायक होने चाहिए। ठीक है,
जैसे आपने कभी पूरी को या फिर भटूरे को फूलते हुए देखा है गरम तेल में जब उसको डालते हैं, या फिर जो फुल्का है, जो रोटी है, वो क्यों फूलती है बेटा तवे पे, या फिर उसको हम जब आग के ऊपर डालते हैं, ठीक है? क्यों गुब्बारे की तरह क्यों फूल जाती है, और एक साइड उसकी थिन होती है, दूसरी थिक क्यों होती है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो साइंटिस्ट पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं, मतलब आप भी साइंटिस्ट हैं। ओके, फिर इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस को, जो साइंटिफिक क्वेश्चन है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको सीखते हैं। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन। सबसे पहले हम साइंटिफिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे अ पूरी पफ अप व्हेन फ्राइड। कि क्या ऐसी चीजें हैं जो चेंज करती हैं किसको, पूरी के फूलने को, जब उसको फ्राई करते हैं, ठीक है? और इसका आंसर पता करने के लिए हमें कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है? हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्या चीजें चेंज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब हमें ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि क्या वो चीजें कोई डिफरेंस डाल रही हैं जो हमने चेंजेस करे। So in this case, we can perhaps think of the changing the thickness and size of rolled dough, कि जो हमने पूरी बेली है, क्या हम उसके थिकनेस को चेंज करें, तब पूरी के फूलने में क्या फर्क आएगा, या हम कोई अलग अलग टाइप के आटा या मैदा ट्राई कर सकते हैं। वाइल फ्राइंग द पूरी, जब हम पूरी को फ्राई कर सकते हैं, तो हम टेम्परेचर भी हॉट ऑयल का, जो हॉट ऑयल है उसका चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हम जो पूरी है उसको डालने का तरीका भी चेंज कर सकते हैं, या उसको हम ऊपर से डाल रहे हैं वर्टिकली, या फिर हम साइड से उसको स्लाइड करते हुए डाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नोटिस दैट दीज आर द थिंग्स दैट ये चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, हाउएवर टू मेक अ सेंस ऑफ द चेंजेस वी आल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और मेजर। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, नोटिस कर रहे हैं, और क्या हम माप रहे हैं, ठीक है? जैसे कुछ किसी क्वेश्चन के आंसर सिंपल यस या नो में आएंगे। जैसे मे वन कैन स्टार्ट बाय चेकिंग, क्या कोई जो है वो ये स्टार्ट कर सकता है चेक करते हुए कि टाइम कितना लग रहा है पूरी को फूलने में, ठीक है? किसी पूरी को फूलने में 1 सेकंड लग रहा है, कोई 2 सेकंड में फूल रही है। या फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि बहुत जो थिक लेयर है, जो हमने लोई लोई उसकी बेली है पूरी की, कहीं उसकी मोटी परत तो नहीं है, तब उसकी दूसरी साइड जो है वो थिन आ रही हो। या फिर व्हाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट, पर ये ज़रूर याद रखना, ये जो सबसे ज़रूरी बात है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो सबसे बढ़िया आपके लिए है कि एक टाइम पे आप एक ही चीज़ को चेंज करें और बाकी चीज़ों को, जो बाकी कंडीशन है, उनको सेम रखें। मतलब अगर हम पूरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हम एक चीज़ को मान के चलेंगे कि जो ऑयल है उसके टाइप को, कि वो बिल्कुल उबलता हुआ है, खौलता हुआ तेल है, या फिर गरम तेल है, या फिर बहुत गरम तेल नहीं है, जो ठीक है? सो वी वुड यूज सर्कल्स ऑफ डो। तो जो हम लोई बेलेंगे, जो हम पूरी बेलेंगे, उसकी थिकनेस हमें सेम रखनी है, उसको सेम ही तरीके से हमें कढ़ाई में डालना है, पर हमें उसका जो ऑयल का टेम्परेचर है उसको चेंज करना है, बाकी सब सेम रखना है, ठीक है? सो इट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो इससे आपको ना आइडिया लग जाएगा बच्चों की, क्या एक चीज को चेंज करने से आपके पास कितने रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है? जो डिड द ऑयल स्प्लैटर, क्या तेल के छींटे पड़ रहे हैं, तेल कढ़ाई में से बाहर की तरफ को आ रहा है, या फिर उससे वो स्मेल आ रही है, जल रहा है वो, या फिर उससे धुआं निकल रहा है। ओके, आफ्टर डूइंग, इस तरह से आप एक राउंड जब एक्सपेरिमेंट का पूरा कर लोगे, तो आप फिर और क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। जो पूरी है, क्या वो ज्यादा अच्छे से फूलती है जब वो फ्रेश आटे से बनती है, या फिर जब वो फ्रिज में रखे हुए आटे से बनती है तब अच्छी फूलती है? या फिर अगर आपने एक होल डाल दिया पूरी में फ्राई करने से पहले, तब उसके साथ क्या होगा, वो फूलेगी या नहीं फूलेगी, ठीक है? तो इसी तरह से साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, वो भी काम करते हैं। सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, हम आसान से तरीके से चलते हैं और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड की तरफ को जाते हैं, ठीक है? दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, और तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का, खोजने का जो सही मेथड है वो भी यही है। ओके, और एक आपको सबसे इंटरेस्ट की बात बताएं, आज तक जो साइंस है वो भी एग्जैक्टली नहीं बता पाई है। साइंस भी इतना बताती है कि जो पूरी है, जो आटा है, हमने जब गूंथा था, लगाया था, उसके अंदर जो पानी है, उसकी वजह से वो पानी स्टीम में बदला होगा, तब वो पूरी फूली होगी, ठीक है? पर एग्जैक्टली क्यों फूलती है, साइंस भी अब तक इसको नहीं बता पाई। ओके, सो वेदर इट इज द स्वेलिंग ऑफ पूरी, तो चाहे पूरी की स्वेलिंग हो, या फिर पूर्णिमा के बाद चांद का सिकुड़ना हो,
तो आपकी जो केयरफुल ऑब्जर्वेशन है, ध्यानपूर्वक आपने चीज़ों को नोटिस किया है, वही आपको गाइड करेगी चीज़ों को खोजने में एंड इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस और विज्ञान की दुनिया के रोचक तथ्यों को जानने में। सो हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग मतलब आपको अगले चैप्टर्स के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।